जय हिंद साथियों। आज हम लोग देखेंगे वैदिक सभ्यता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता की अगर हम बात करें तो वैदिक सब काल का विभाजन दो भागों में किया जाता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि वैदिक काल का विभाजन कितने भागों में किया जाता है, तो दो। पहला है हमारा ऋग्वैदिक काल। क्या है? ऋग्वैदिक काल, जिसका समय है आपको 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक। और दूसरा है हमारा उत्तर वैदिक काल, जिसका समय है 1000 से 600 ईसा पूर्व तक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कहता है कि आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। आर्य जो भारत के धरती पर सर्वप्रथम आए तो वो सबसे पहले कहाँ बसे? पंजाब एवं अफगानिस्तान में। उस समय अफगानिस्तान भी भारत से ही में ही मिला हुआ था। प्राचीन भारत की बात हो रही है दोस्तों। ठीक, आप लोगों को ये बात पता भी होगा। नेक्स्ट के अगर आगे देखें तो कहता है मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। मैक्स मुलर के अनुसार जो आर्यों का मूल निवास स्थान है वो कहाँ है? मध्य एशिया। उसके बाद आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। ये जो आर्य भारत में आए और इनके द्वारा जो सभ्यता का निर्माण किया गया तो उसे क्या सभ्यता को क्या बोला जाता है? वैदिक सभ्यता। नेक्स्ट है हमारा, यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता? ग्रामीण सभ्यता। ठीक, उसके बाद आर्य की भाषा संस्कृत थी। आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत। नोट के रूप में यहाँ पर एक पॉइंट लिखा गया है कि आर्य शब्द का भाषा समूह को संकलित या इंगित करता है। आर्य शब्द का भाषा समूह को अंकित या इंगित करता है। अर्थात आर्य शब्द का जो भाषा वो किसको इंगित करता है? समूह को अंकित या इंगित करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आर्यों के प्रशासनिक इकाई इन 5 भागों में बटा था जो क्रमशः आरोही क्रम में सजे हुए हैं। क्या है कि आर्यों का प्रशासनिक इकाई इन 5 भागों में बांटा गया था जो क्रमशः आरोही क्रम में सजे हुए हैं। आरोही क्रम मतलब जैसे अभी अपना सबका होता है कि गांव, उसके बाद पंचायत, उसके बाद फिर अनुमंडल, जिला, राज्य, उसके बाद क्या कहते हैं देश विदेश, ऐसे होता है ना। तो उसी तरीके से जो आर्य समाज की जो प्रशासनिक इकाई थी कुछ इस तरीके से विभाजित थे कि सबसे पहले जो सबसे निचला स्तर होता था वो होता था कुल, कुल के बाद ग्राम, ग्राम के बाद विष, विष से ऊपर जन, जन से ऊपर राष्ट्र। यह है हमारा आर्य के प्रशासनिक इकाई के नियम। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें तो उसके बाद का नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि ग्राम के मुखिया ग्रामीणी कहलाते थे। ग्राम के मुखिया क्या कहलाते थे? ग्रामीणी। और विष का प्रधान विषपति। विष का प्रधान क्या होता था? विषपति। एवं जन के प्रधान शासक राजन कहलाते थे। जन के प्रधान शासक राजन कहलाते थे। ठीक, तो चलिए ये रहा हमारा फर्स्ट स्लाइड। यहाँ तक आप लोग पॉज करके वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट पेज की तरफ मूव करते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम क्या देखेंगे? उग्र। उग्र क्या होता है कि पहले हम उग्र को देखेंगे। अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। अच्छा दोस्तों, आर्य के काल में एक बहुत ही एक ऐसी बात बोली जाती है कि आर्य के समय गायों की चोरी बहुत ज़्यादा होती थी जिससे आर्य लोग परेशान होते थे। तो उग्र एक ऐसा समुदाय का नाम है जो अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। मतलब उस समय जो चोर डकैत जो भी होते थे प्रशासनिक काम में, जो भी या कभी भी यानी कि अवैध तरीके से कोई काम करते थे तो उसको पकड़ने के लिए, अपराधियों को पकड़ने के लिए ये उग्र नामक संस्था होती थी, उग्र नामक समूह होती थी जो अपराधियों को पकड़ने के लिए कार्य करते थे, जो मुख्यतः उस तरह के उस समय में अपराध करने वाले को पकड़ते थे। ठीक, अब नोट में देखते हैं क्या है कि ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है। अच्छा, क्या कहता है कि ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है। जैसे अभी होता है ना कि न्याय के अधिकारी होते हैं, जज, महाजज, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं,
हाई कोर्ट के जज होते हैं, उसी तरीके से ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधिकारी का जज उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक, आगे की ओर बढ़े तो देखें यहाँ पर है कि सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। उस समय एक संस्था होती थी जिसको नाम होता था सभा एवं समिति, जो राजा को सलाह देते थे किसी योजना के तहत, कोई अच्छे कार्य के तहत, किसी विषय के ऊपर सलाह, राजा को सलाह देने का काम करते थे। उसके बाद देखें एवं स्त्रियां सभा एवं समितियों में भाग ले सकते थे। ये एक आर्य समाज की या आर्यों की एक अच्छी बात देखने को मिलता है कि वहाँ पर सभा एवं समितियों में स्त्रियों को भाग लेने का अवसर मिलता था। युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। ये भी एक अच्छी बात है कि युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करते थे। युद्ध के लिए गविष्ठ शब्द का प्रयोग किया गया है। युद्ध के लिए कौन सा शब्द का उपयोग किया गया है? गविष्ठ। यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। और जिसका अर्थ गायों का खोज, क्या होता है जिसका अर्थ? गायों का खोज। चलिए आगे की ओर देखें तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? 108। ध्यान दें दोस्तों, उपनिषदों की कुल संख्या कितनी? 108। उसके बाद महापुराणों की संख्या 18। उपनिषदों की संख्या 108 और महापुराणों की संख्या 18। नेक्स्ट है हमारा वेदांग। वेदांग की संख्या कितनी है? 6। वेदांग की संख्या 6। चलिए आगे की ओर अगर बढ़ें तो यहाँ पर है ऋग्वेद समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ये आपको अभी भी देखने के लिए मिल सकता है, जिसका शुरुआत ऋग्वेद काल से ही हुआ था। क्या है? पहला है हमारा ब्राह्मण, उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य, उसके बाद शूद्र। ये आप लोगों को पता भी होगा दोस्तों, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ऋग्वेदिक समाज का वर्ण विभाजन है। ठीक, इससे आगे की अगर हम बात करें तो यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। अर्थात उस समय का जो ये विभाजन है किस पर आधारित था? व्यवसाय पर। अर्थात जो ब्राह्मण होते थे उनका काम होता था पूजा पाठ करवाना, पंडित का काम करना। क्षत्रिय होता था उनका रक्षा करना। वैसे होता है कि इन ऊपर के वर्गों को सेवा करना, और शूद्र सबसे निचले तबके को लोगों को बुलाया जाता था। ठीक, चलिए इससे आगे अगर हम लोग देखें तो कहा जाता है कि आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। अर्थात उस समय में जो परिवार होता था, समाज होता था, उस समय में परिवार में पिता का महत्व ज़्यादा होता था। ठीक, जैसे अभी वर्तमान में भी देखें तो अगर किसी भी परिवार में परिवार का मुखिया अक्सर देखे होंगे कि पिता को कहा जाता है, तो उसी तरीके से उस समय में भी आर्य का जो समाज था वो पितृ प्रधान था, अर्थात परिवार में पिता प्रधान होते थे। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें तो कहता है कि समाज में सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी। समाज का सबसे छोटी इकाई क्या था? परिवार या कुल। ठीक, ये सब बहुत ही सिंपल और आसान पॉइंट है जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण भी है। कहता है जिसका मुखिया पिता होता था। देखिए वो बात यहाँ पर लिखा हुआ है, ये है कि जिसका मुखिया क्या होता था? पिता, जिसे कुलब कहा जाता था। और उसे क्या कहा जाता था? कुलब। उसके बाद अगर हम देखें तो स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। यानी कि आप लोग गौर से अगर देखें तो ये जो हमारा वैदिक काल है, इसमें स्त्रियों को समाज में हर एक काम में हिस्सा लेने की थी, यानी कि उसको हिस्सा लेने की भागीदारी उनकी बनती थी, अनुमति थी। ठीक, जो कि एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ से बन सकता है। स्त्री को लेकर के नारी उत्थान, नारी शिक्षा को लेकर के, महिला सशक्तिकरण को लेकर के, महिला उत्थान के लिए सबको दिमाग में रखते हुए एग्जाम का पैटर्न में इन सब क्वेश्चनों को अक्सर डाला जाता है। इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग इनको सब क्वेश्चनों पर विशेष रूप से ध्यान देते हुए चलेंगे। ठीक, नेक्स्ट अगर हम देखें तो कहता है कि बाल विवाह या पर्दा प्रथा जैसी कोई प्रचलन नहीं थी। यह भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि बाल विवाह और पर्दा प्रथा जैसे कोई भी प्रचलन वैदिक काल में देखने को नहीं मिलता है, जो कि एक सकारात्मक बात है, होनी भी चाहिए। चलिए ये रहा हमारा वैदिक काल से संबंधित बहुत सारे पॉइंट जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आप लोग कमेंट में बताएं कि कैसा लगता है आपको ये वीडियो, हिस्ट्री पढ़ने में मज़ा आता है या नहीं। आप लोग कमेंट में बताएं, और अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं, कोई सलाह देना चाहते हैं तो वो भी ज़रूर अपने राय को कमेंट में डालें, ताकि हम अपने वीडियो में आप लोगों के लिए सुधार करके वीडियो बना पाएँ।
चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।